Good afternoon, everyone. Am I audible? Uh, am I audible? Audible. Okay, right. First of all, I would like to introduce myself. I am Krishna Sankar Jha, Chief Instructor Electrical. Uh, Basically, I am from Electric General side, and today I shall discuss about TLAC systems in LHB coach. As we know that there are mainly three types of generating system in Indian Railways: uh, self-generating system, end-on generation system, and head-on generation system. Uh, there is feasibility of only EOG and HOG system, end-on generation system and head-on generation system in LHB coach. Uh, and self-generating system is only in ICF coach. So basically, end-on generation system और HOG system में supply system almost same है, जो transmission and distribution system है, but in EOG system each train equipped with two power cars located at either end of the train, heading in and trailing in both, and each power car equipped with two DA sets having 500 kilowatt capacity each, uh, and generating voltage uh, from power car is 750 volt three phase. बिल्कुल उसी ढंग से एचओजी सिस्टम में भी होटल लोड कन्वर्टर लगा हुआ है लोकोमोटिव में, और उसके द्वारा जो है 750 वोल्ट होटल लोड के लिए सप्लाई मिल रहा है. तो ये है सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ईओजी एंड एचओजी सिस्टम. एलएचबी कोच में सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिकल क्या क्या है. तो स्विच बोर्ड कैबिनेट, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बैटरी एंड चार्जिंग, पेंट्री इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर, जेडएस और आईवीसी कपलिंग, इलेक्ट्रिकल लोड, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, earthing and electrical protection, DA sets. These are electrical equipments used in LHB coach. System of power supply in LHB coach. ये 750 वोल्ट का दो फीडर है LHB कोच में. और LHB कोच मीन्स क्या, इसमें EOG और HOG दोनों है इनबिल्ट सिस्टम. तो दोनों में ही 750 वोल्ट यहाँ जनरेटिंग, एक में जनरेटिंग 750 वोल्ट है और एक में कन्वर्टेड 750 वोल्ट.
750 वोल्ट जो है, दोनों में डिफरेंस क्या है? 750 वोल्ट वोल्टेज सेम है, लेकिन एक में जनरेटेड 750 वोल्ट है और जो एचओजी सिस्टम है उसमें कन्वर्टेड 750 वोल्ट। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरेटेड 750 वोल्ट एंड कन्वर्टेड 750 वोल्ट? कन्वर्टेड 750 वोल्ट इट कंटेन्स सम हार्मोनिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंगल फेज से 3 फेज कन्वर्सन हो रहा है। जो मेन सोर्स है एचओजी सिस्टम में, दैट इज 25 kV सिंगल फेज एसी सप्लाई, एंड for hotel load we finally get 750 volt 3 phase 3 wire supply। तो ये जो कन्वर्सन है 25 kV सिंगल फेज एसी से 750 वोल्ट 3 फेज, दिस इज कॉल्ड कन्वर्टेड 750 वोल्ट। और इसमें एक ही ड्रॉबैक है, क्या? इट कंटेन्स सम हार्मोनिक्स। सो हाउ डज harmonics can be eliminated or reduced? It can be minimized by implementing RC filter at the output end of the inverter supply। लेकिन जो जनरेटेड 750 वोल्ट है उसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वाइंडिंग्स लगा हुआ है, 3 फेज वाइंडिंग है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों के पावर सप्लाई सिस्टम में। तो इसको अरेस्ट और मिनिमाइज करने के लिए आरसी फिल्टर लगा हुआ रहता है एचओजी सिस्टम में। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले पावर सप्लाई एलएचबी कोच में कैसे हो रहा है। तो 750 वोल्ट आइदर फ्रॉम पावर कार और होटल लोड कन्वर्टर एचएलसी से। ठीक है, और सबसे पहले सप्लाई कहाँ आया? सप्लाई सबसे पहले कहाँ मिला है? यहाँ पर disconnecting and earthing device। Disconnecting and earthing device is nothing but a rotary switch in which there is provision of 2 feeders। रोटरी स्विच समझ रहे हैं ना? रोटरी स्विच में इसमें लेकिन दोनों फेज का प्रोविजन है, दोनों सोर्स का, एक फीडर 1 और एक दूसरा फीडर 2, या फीडर ए और फीडर एंड फीडर बी। इसका दो ही पोजीशन है डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस का, 0 and 1। 0 मीन्स बोथ फीडर ऑफ, एंड व्हेन वी पुट disconnecting and earthing device handle in one position, then both feeder will be charged, both feeder remain in charged condition when we keep the handle in one position। तो अब क्या है, दोनों फीडर, ट्रांसफार्मर है मेरा एक, लेकिन फीडर सप्लाई है दो। तो एट ए टाइम दोनों से हम साइमल्टेनियसली सप्लाई नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर नेट 1 और नेट 2, यहाँ पर देखिए उसके लिए कॉन्टेक्टर है K1 एंड K2। तो उसके लिए एक रोटरी स्विच है जिसमें कि एक टाइम में आइदर नेट 1 और नेट 2 से सप्लाई ले सकते हैं। नेट 1 एंड नेट 2 का प्रोविजन नहीं है। ठीक है, कोई भी एक पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसफार्मर प्राइमरी चार्ज होगा, और उससे पहले एक सुपरवाइजरी रिले लगा हुआ है MMR, measuring and monitoring relay। Measuring and monitoring relay, it ensures that voltage level is proper, all 3 phases are balanced and phase sequence is also correct। तो ये सभी इंश्योर करता है MMR, measuring and monitoring relay। उसके बाद K01 सप्लाई, मतलब K01 कॉन्टेक्टर जो कि 110 वोल्ट उसका कॉइल वोल्टेज जो है वो 110 वोल्ट डीसी, और एक में 415 वोल्ट सप्लाई रहता है।
इसी के लिए जो HOG सिस्टम है उसमें 100 VA का कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। नाउ इट बिकम्स 200 VA, 200 वोल्ट एम्पियर। तो होता क्या था एक्चुअल में, जो EOG सिस्टम में ये K01 और K02 फीडर कॉन्टेक्टर के लिए सप्लाई जो चाहिए वो दैट शुड बी 750 वोल्ट, मतलब सॉरी 415 वोल्ट। अब 415 वोल्ट HOG सिस्टम में तो फिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनरेशन यहाँ 750 वोल्ट है और न्यूट्रल भी एब्सेंट है इसमें। तो इसीलिए HOG ट्रांसफार्मर या कंट्रोल ट्रांसफार्मर बोलते हैं उस वो 200 VA का नाउ इट इज, तो वो रखा गया है जो कि 750 वोल्ट को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और वही 415 वोल्ट K01 और K02 कॉन्टैक्ट को देते हैं, या K1 और K2 कॉन्टैक्ट को देते हैं, जिससे कि मेरा फीडर कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ और 750 वोल्ट जो है वो प्रोसीड करता है 60 kVA ट्रांसफार्मर की तरफ, राइट। अब 60 kVA ट्रांसफार्मर मेरा चार्ज हुआ और ये सेकेंडरी साइड जो है ये पावर जो है प्रोटेक्टेड विथ फ्यूजेस। ये 100 एम्पियर का फ्यूज है लगा हुआ। उसके बाद सेकेंडरी साइड मतलब 415 वोल्ट साइड, यहाँ पर K44 कॉन्टेक्टर है। K44 कॉन्टेक्टर का जो कॉइल वोल्टेज है दैट इज 230 वोल्ट। 230 वोल्ट मीन्स ट्रांसफार्मर जो है मेरा क्या है, ये स्टार स्टार वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। ये 60 kVA ट्रांसफार्मर क्या है, स्टार वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, स्टार स्टार। तो 415 वोल्ट और न्यूट्रल भी है इसमें, 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। तो 230 वोल्ट इसका कॉइल वोल्टेज है K44 कॉन्टेक्टर को। और ये जैसे ही क्लोज होगा K44 कॉन्टेक्टर, 415 वोल्ट बस बार विल बी चार्ज, ठीक है। अब 415 वोल्ट बस बार से जितना भी कनेक्टेड लोड है, as we know that all air conditioning equipments work on 415 volt three phase, such as compressor, condenser fan motor, blower, heater. All these equipments are works on 415 volt. तो इसलिए और क्या क्या है, इसलिए RMP1 एंड RMP2 कनेक्टेड है इससे। हॉट केस, अब LHV में बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो रहा है और ईयर बाय ईयर। तो जैसे 2020 के बाद से जो मिनी पेंट्री का प्रोविजन था LHV AC कोच में, वो भी एलिमिनेट हो गया है। अब केवल हॉट बफेट कोच ही है, उसी में सभी प्रोविजन है। लेकिन उससे पहले वाला जनरेशन का जो भी LHV था उसमें ये सब का भी प्रोविजन है। जैसे हॉट मिनी पेंट्री बोलते हैं इसको, हॉट केस, बॉटल कूलर, सूप वार्मर, वाटर बॉयलर। उसके बाद मोबाइल चार्जिंग सॉकेट्स के लिए एक पहले 3 kVA का ट्रांसफार्मर था, अब ये जो है 5 kVA का रेटिंग हो गया है। तो ये ट्रांसफार्मर क्या है, इसका इनपुट है 415 वोल्ट और आउटपुट 190 वोल्ट 3 फेज 4 वायर सिस्टम। और जितना भी मोबाइल चार्जिंग सॉकेट्स है और लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट्स है उसके लिए 110 वोल्ट AC से। पहले लाइट भी जलता था हमारा 110 वोल्ट AC से, लेकिन अब जब से HOG हो गया है 100% लाइटिंग लोड हैज बीन शिफ्टेड ऑन 110 वोल्ट DC सप्लाई, ठीक है। तो 110 वोल्ट DC से क्यों लिया गया है, इसीलिए क्योंकि HOG सिस्टम जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसी के साथ है। और
इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ के क्या एक इशू है, जैसे ही न्यूट्रल सेक्शन मतलब नो करंट जोन जिसको बोलते हैं, जैसे हावड़ा टू न्यू दिल्ली में आपको 30 से 32 न्यूट्रल सेक्शन है, तो इतना टाइम आएगा जबकि लाइट जो है ऑन ऑफ होगा। ठीक है, तो लाइट का इतना बार ऑन ऑफ जो है दैट इज वेरी इरिटेटिंग फॉर द पैसेंजर्स। क्यों? लाइट यदि बार बार ऑन ऑफ हो तो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। एयर कंडीशन यदि 5 मिनट्स 2 मिनट्स के लिए ऑफ भी हो जाए तो उसका रिटेंशन है, लेकिन लाइट यदि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी इंटरप्ट करे तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इसीलिए 100% लाइटिंग लोड को 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पर शिफ्ट कर दिया है। ये हो गया 415 वोल्ट बस बार। अब 110 वोल्ट डीसी जो कि लाइटिंग लोड के लिए है या फिर बैटरी चार्जिंग के लिए है, ये कहाँ से आएगा, इसका सोर्स क्या है? इसके लिए ईवीसी और आरबीसी लगा हुआ है, इमरजेंसी बैटरी चार्जर और रेगुलेटेड बैटरी चार्जर। तो पहले एयर कंडीशनड कोच में एक एबीसी रहता था और एक आरबीसी रहता था। ठीक है, फिर बाद में क्या आया, दोनों ईबीसी हो गया, इमरजेंसी बैटरी चार्जर, क्योंकि ये कम कॉस्टली है। ईबीसी जो है काफ़ी सस्ता पड़ता है आरबीसी के रेस्पेक्ट में। अब क्या है, कंबाइंड फीचर वाला एक आ गया है ईबीसी कम आरबीसी, एंड दैट इज लोकेटेड इन अंडरसन। तो जिसका इनपुट जो है आरबीसी कम ईबीसी का इनपुट 415 वोल्ट है इसी बस बार से, और आउटपुट जो है 115 वोल्ट और 120 वोल्ट। क्यों रखा गया है इसका 110 वोल्ट नहीं है? इसीलिए फॉर चार्जिंग द बैटरी we will have to keep the voltage more than rated voltage of the battery, because if there would be equal voltage, then battery will never charge, and this condition is called flotating condition। तो ऐसा भी कंडीशन में रखा जाता है जब बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग में रखना होता है तो उसके लिए, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगा इस कंडीशन में। तो इसीलिए 115 और 120 वोल्ट इसका आउटपुट है, और इसी के आउटपुट से लगा हुआ है बैटरी 70 एम्पियर आवर 110 वोल्ट्स की, और रीडिंग लाइट 100% कंपार्टमेंट लाइट, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर सप्लाई, नाइट लाइट, ये सभी जो है 110 वोल्ट डीसी बस बार से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम है? कुछ बताएं। एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट? ठीक है, तो उसके अलावा क्या है, एक एलएमएस लोकल मेन सप्लाई। व्हाट इज एलएमएस? इलेक्ट्रिक सप्लाई दैट इज अवेलेबल लोकली कॉल्ड लोकल मेन सप्लाई। और ये लोकल सप्लाई अवेलेबल कितना रहता है? 415 वोल्ट का, लेकिन कुछ वोल्टेज है जैसे 750 वोल्ट, 110 वोल्ट एसी, 110 वोल्ट डीसी, ये रेडीली अवेलेबल नहीं रहता, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन 415 वोल्ट आपको कहीं भी अवेलेबल होगा, स्टेशन में अवेलेबल होगा, डोमेस्टिक यूज में, इंडस्ट्रियल यूज में, सभी जगह 415 वोल्ट अवेलेबल है। सो इट इज कॉल्ड एलएमएस लोकल मेन सप्लाई। अब क्या है, मतलब कोच को यदि टेस्ट करना है इलेक्ट्रिकल टेस्ट, तो उस कंडीशन में या तो एचओजी से मतलब लोकोमोटिव के थ्रू, पेंटोग्राफ के थ्रू सप्लाई लेंगे होटल लोड, या फिर पावर कार चार्ज रखेंगे। तो ये दोनों ही इकोनॉमिकल नहीं होगा, लेकिन यदि यार्ड में या कोचिंग डिपो में 415 वोल्ट सप्लाई अवेलेबल है तो आप कोच को टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दो सॉकेट्स लगा हुआ है, प्री कूलिंग सॉकेट्स,
प्री कूलिंग सॉकेट 1 एंड प्री कूलिंग सॉकेट 2, ये दोनों साइड में लगा हुआ रहता है। एक कोच का दो एंड होता है ना, हावड़ा एंड कल का एंड, तो दोनों एंड में एक एक ये 415 वोल्ट का सॉकेट लगा हुआ है, और एट ए टाइम एक ही चार्जिंग सॉकेट से आप सप्लाई लेते हैं, सप्लाई दे सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर K41 कॉन्टेक्टर है एक साइड में, और दूसरा में है K42। तो K41 तरफ यदि सप्लाई दे रहे हैं तो K42 ऑटोमेटिकली ऑफ रहेगा। तो ये दोनों इंटरलॉक्ड है आपस में। और एक है K43 और K44। तो K44 सप्लाई ये है आइदर फ्रॉम होटल लोड और होटल लोड कन्वर्टर और फ्रॉम पावर कार। इस दोनों से आया सप्लाई K44 कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू 415 वोल्ट चार्ज करेगा, और ये लोकली मेन सप्लाई जो है ये K43 के थ्रू चार्ज होगा। तो उस कंडीशन में K44 विल रिमेन इन ऑफ कंडीशन। तो K43 एंड K44 कॉन्ट्रैक्टर इज आल्सो म्यूचुअली इंटरलॉक्ड, either K43 will close or K44 will close, not closes simultaneously। okay? तो ये है सप्लाई सिस्टम LHB कोच का, जो एयर कंडीशनड कोच है उसमें। नाउ सिस्टम ऑफ पावर सप्लाई इन LHB पावर कार। तो LHB पावर कार में फिर देखिए क्या क्या है। इसमें भी बहुत मॉडिफिकेशन हुआ बहुत सारा, जैसे वेंटिलेशन मोटर्स जो है, वेंटिलेशन मोटर्स जो है दोनों अब रिमूव हो गया है, और एक रेडिएटर मोटर है उसी का साइज बड़ा कर दिया है। 20 HP का जो है वो रेडिएटर मोटर है, और एक रेडिएटर रूम ही बना हुआ है पावर कार में, ठीक है, जो कि साइड वाल से एयर सक करता है एटमॉस्फेयर से, उसमें बहुत सारे फिल्टर लगे हुए हैं। और जो इंजन रूम है वो इंजन का हॉट पार्ट को टच करते हुए वो जो रेडिएटर मोटर है वो सक करके फिर एटमॉस्फेयर में इजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो अब वेंटिलेशन मोटर्स नहीं है। और उसके साथ क्या है, एक पंप है। पंप क्या करता है, पंप का यही काम है, जो कूलेंट है, कूलेंट जो रेडिएटर में फ्लो होता है उसको वो सर्कुलेट कराता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई इलेक्ट्रिकल पंप नहीं है, उसका सप्लाई मैकेनिकल एफर्ट मिलता है उसको, जो सेम शाफ्ट से, इंजन का जो शाफ्ट है, डीजल अल्टरनेटर इंजन का शाफ्ट, उसी से कपल्ड है भी बेल्ट के द्वारा। तो वही सर्कुलेट करता है ऑयल को, और जो बड़ा रेडिएटर मोटर लगा हुआ है वो एयर को सक करके, एटमॉस्फेयर से फिल्टर्ड एयर को सक करके फिर पूरा इंजन को टच करते हुए हॉट पार्ट को एटमॉस्फेयर में इजेक्ट कर देता है। तो इससे क्या हुआ बेनिफिट, आप जानते हैं कि जितना इक्विपमेंट्स कम होगा उतना ही उसका मेंटेनेंस इजी होगा, और साथ ही साथ फायर फाइटिंग का केस भी कम होगा। क्यों? मतलब सॉरी, जो कैच फायर का केस जो है, आग लगने की संभावना मिनिमम होगी, और एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा है। तो इतना सारा बेनिफिट्स है जो दो वेंटिलेशन मोटर्स जो है रिमूव होने से। अब क्या है, यहाँ फीडर 1 और फीडर 2। तो फीडर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, या तो पावर कार से, या फिर जो इंजन में लगा हुआ है होटल लोड कन्वर्टर, HLC भी दो लगे हुए हैं लोकोमोटिव में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में। तो
उससे फीडर 1 और फीडर 2 चार्ज हो रहा है। और अल्टरनेटर अर्थ लीकेज, दोनों अर्थ फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ AEL लगा हुआ है। और ये बस कपलर है। बस कपलर क्या है? दोनों फीडर को कपल करने के लिए एक बस कपलर लगा हुआ है। तो ये नॉर्मली ओपन कंडीशन में रहता है, क्योंकि दोनों फीडर सप्लाई को आप सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हैं, मेश नहीं कर सकते हैं, एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी ये चलेगा वो पैरेलल ही चलेगा। पैरेलल चलने का मतलब कभी एक दूसरे से टच नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि एक ही फीडर को दो फीडर में स्प्लिट करना है, उस कंडीशन में बस कपलर को जो है चार्ज करते हैं, ठीक है। तो एक ही फीडर जो है दो फीडर के रूप में वर्क करता है उस कंडीशन में, फीडर 1 एंड फीडर 2। अब फीडर के प्रोटेक्शन के लिए भी दो प्रोटेक्टिव डिवाइस लगे हुए हैं, जैसे फीडर अर्थ लीकेज, फीडर ओवरलोड। ये प्रोविजन है, ये है पावर कार में सप्लाई सिस्टम। सिस्टम ऑफ पावर सप्लाई इन LHV पावर कार्स। तो पावर कार में दो पोर्शन हो जाता है, एक है इंजन रूम का और एक है जो कि कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। तो दैट रूम इज फुल्ली एयर कंडीशनड। तो इसलिए एक RMPU भी रहता है पावर कार में, और उसी RMPU से जो गार्ड कंपार्टमेंट है वो भी कूल होता है, ठीक है। तो एक हो गया इंजन रूम का, जो कि मैंने आपको बताया। इंजन रूम मीन्स जितना भी DG का कूलिंग सिस्टम है, जैसे वेंटिलेशन मोटर्स। तो वेंटिलेशन मोटर्स 2018 से पहले का जो पावर कार है उसमें वेंटिलेशन मोटर्स भी लगा हुआ है, लेकिन 2019 सब के बाद जितना भी पावर कार आया है उसमें वेंटिलेशन मोटर्स नहीं है, केवल रेडिएटर मोटर है 20 HP का, और पंप लगा हुआ है सेमी शाफ्ट पर, जो कि कूलेंट को सर्कुलेट करता है रेडिएटर फिन्स में। अब एक बड़ा सा फैन है, रेडिएटर फैन मोटर, जो कि एयर को सक करके ये इजेक्ट करता है। तो ये हो गया इंजन रूम साइड। और दूसरा हो गया, ये बिल्कुल कोच की तरह है, जिसमें पैनल लगे हुए हैं, जैसे DG सेट स्टार्ट पैनल, फिर जो AC को कंट्रोल करने के लिए पैनल है। हेलो, क्लास में हो गया तो बिल्कुल कोच की तरह है, जो कि मैंने पहले ही डिस्कशन में बता चुका हूँ, जो कैसे कैसे सप्लाई जाता है AC कोच में। तो बिल्कुल पावर कार में जो हाफ पोर्शन है वो बिल्कुल AC कोच की तरह है, जिसमें कि पंप कंट्रोलर होगा, फिर एक RMPU है, उसके बाद जो लाइटिंग लोड है वो भी 110 वोल्ट DC से कनेक्टेड है, EBC RVC जितना भी एक कोच में रहता है सब कुछ इसमें भी होगा। स्विच बोर्ड कैबिनेट, टाइप्स ऑफ स्विच बोर्ड कैबिनेट कोचेज, AC 2 tier, AC 3 tier, AC चेयर कार। इसका स्पेसिफिकेशन नंबर जो है EDTS 073, एंड AC हॉट बकेट कोच मीन्स इस पेंट्री कार जो है उसका EDTS 134, पावर कार डिस्ट्रीब्यूशन पैनल EDTS 104, DG सेट कंट्रोल पैनल EDTS 103। फीचर्स जो LHV कोच का है, ये इंटीग्रेटेड कम मॉड्यूलर मल्टी लेयर्स स्टेनलेस स्ट्रक्चर विथ CNC फैब्रिकेशन, प्रोविजन ऑफ वाइड बैंड कॉन्टैक्टर्स टू एब्जॉर्ब severe volt ampere ripples and transient surge and voltage fluctuations,
all lines insulation monitoring of 415 volt and 110 volt circuit for preventive maintenance and safety, provision of earthing and disconnecting device for coach isolation in emergency during run. ये डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस जो है उसको यदि ऑफ पोजीशन में रखेंगे तो केवल इमरजेंसी लाइट चलेगा कोच में लगा हुआ, और टोटल लाइट ऑफ हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ हो जाएगा उस कोच में। तो क्या है, काम भी कर सकता है जो भी सर्विसमैन है या फिर लाइनमैन वायरमैन है कोच में, जो भी टेक्नीशियन है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन वो वर्क कर सकता है उस कोच में। इसके साथ फीचर्स क्या है, यदि जीरो पोजीशन में रखते हैं तो जो भी रेसिडुअल इलेक्ट्रिसिटी है दैट विल आल्सो बी अर्थ, क्योंकि होता है ना ड्यू टू कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव इफेक्ट देयर विल रिमेन सम रेसिडुअल इलेक्ट्रिसिटी इन दैट सिस्टम, तो उसको अर्थ करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए उसमें इनबिल्ट फीचर है, जैसे ही जीरो पोजीशन में डालेंगे तो जो भी सिस्टम में रेसिडुअल इलेक्ट्रिसिटी है दैट विल आल्सो बी अर्थ। तो ये है, और रनिंग में भी जो है उस पर काम किया जा सकता है उस कोच में। प्रोविजन ऑफ एमएमआर फॉर फेज सीक्वेंस, जो एमएमआर जो है मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले, ये सुपरवाइजरी रिले है जो कि टोटल फंक्शंस इंश्योर करता है कि फेज सीक्वेंस सही है कि नहीं, सिंगल फेजिंग तो नहीं हुआ है, ओवरलोडिंग, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। प्रोविजन ऑफ एमसीबीज एमपीसीबीज फॉर टीएलएसी एंड मोटर प्रोटेक्शंस फॉर शॉर्ट सर्किट, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इरेडिएटेड केबल्स। पहले स्विचेज टॉगल स्विच या फिर पियानो टाइप का स्विच लगा हुआ या मॉड्यूलर स्विच लगा हो रहा था, लेकिन अब क्या है एमसीबी लगा दिया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो स्विच और एमसीबी में क्या है, ये ऑटो ट्रिपिंग सिस्टम लगा हुआ है। यदि कुछ भी एबनॉर्मल करंट फ्लो होगा या अर्थ लीकेज होगा या ओवर करंट होगा, तो जितने भी ये एबनॉर्मल सिचुएशन है उस कंडीशन में एमसीबी एक्टिवेट होगा एंड सिस्टम विल ट्रिप। तो ये सेफ्टी फीचर्स है, सेफ्टी आइटम्स है। एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, अब मान लीजिए सिंगल फेजिंग हो गया मोटर, तो वहाँ तो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसके जगह एमपीसीबी है जो कि जैसे ही सिंगल फेजिंग हुआ मोटर को ट्रिप करा देगा, तो मोटर जलने से बच जाएगा इससे। और टीएलएसी एंड मोटर प्रोटेक्शन फॉर शॉर्ट सर्किट प्रोविजन ऑफ, और केबल जो है पहले बहुत ही ऑथेंटिक केबल नहीं था, लेकिन आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक बीम इरेडिएटेड केबल्स जिसका कि इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है, और जो कॉपर कंडक्टर है दैट इज आल्सो वेरी गुड मटेरियल कॉपर का। तो फाइन जिसका कि कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और रेजिस्टेंस जो है काफ़ी कम है। केबल प्रोटेक्शन सिस्टम विथ IP68 प्रोटेक्शन एंड UL94 V0 हाई रिटार्डेंसी, इंटरलॉक फीड टू एक्सटर्नल सप्लाई सॉकेट, इंटरलॉक्ड फीड टू एक्सटर्नल सप्लाई सॉकेट मीन्स जैसा कि मैंने अभी बताया था K44 और K43 कॉन्टेक्टर। तो यदि हम लोकल मेन सप्लाई से सप्लाई देंगे कोच में, उस कंडीशन में K44 मतलब एचओजी या फिर पावर कार्ड से सप्लाई हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, या फिर पावर सप्लाई पावर कार्ड से दे रहे हैं या एचओजी से दे रहे हैं, उस समय कोई नीड भी नहीं है एलएमएस का, बात मैं भी ये भी समझ रहा हूँ, लेकिन यदि आप चाह करके भी चार्ज नहीं कर सकते हैं फिर एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई, तो यहाँ ये भी इंटरलॉक सिस्टम है। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल जो है, एसी कंट्रोल पैनल, एसी एमसीबीज, जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कंट्रोल पैनल है उसके तरफ खड़े यदि हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड के अपर सबसे ऊपर ये एसी एमसीबी मिलेगा। एसी एमसीबी 3 फेज एमसीबी जो कि 415 वोल्ट
लगा तो मेन कंप्रेसर है वो 3 फेज कंप्रेसर है, ब्लोअर है 3 फेज है, जो कंडेंसर फैन मोटर है 3 फेज है, जो हीटर है विंटर सीजन के लिए या फिर एवरी सीजन के लिए जो आरएच कंट्रोल के लिए तो वो भी 3 फेज। हाँ, उसके बाद एग्जॉस्ट फैन है दैट इज आल्सो 415 वोल्ट ऑपरेटेड मोटर। तो ये जितने भी एमसीबीज हैं कहाँ लगे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अपर पोर्शन में, और राइट हैंड साइड में बिल्कुल उसके साइड बगल में वो रहेगा डीसी एमसीबीज। डीसी एमसीबीज मीन्स 110 वोल्ट डीसी और 24 वोल्ट डीसी एमसीबीज। ठीक है। अब है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए ये जितने भी मीटर्स लगे हुए हैं वो एसी एमसीबीज के जस्ट नीचे है और डीसी एमसीबीज के भी नीचे है कुछ मीटर्स। और पंप कंट्रोलर जिसमें कि टाइम भी इंडिकेट करता है। और पंप कंट्रोलर क्या है कि ये दो मोनोब्लॉक पंप लगे हुए हैं अंडर स्लंग में साइड में वाटर रेजिंग एपरेटस के लिए। ये इसका ड्यूटी साइकिल है 4 आवर्स। ये 4 आवर्स के ड्यूटी साइकिल में अल्टरनेट चेंज होते रहता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब हम ऑटो पोजीशन में रखते हैं पंप कंट्रोलर। लेकिन यदि एक पंप खराब हो गया है उस कंडीशन में मैनुअल पोजीशन में रखना होगा, क्योंकि ऑटो पोजीशन में रखने से तो एक पंप खराब है वो तो चलेगा ही नहीं। तो मैनुअल पोजीशन में रखते हैं और उसको क्लोज मॉनिटर रखना पड़ता है पंप का, क्योंकि एक ही पंप है और नेचुरल है एक ही पंप हर हमेशा चलेगा। कोच में कंटिन्यूअस चलता है पंप, कभी भी बंद नहीं होता। ठीक है, बंद होगा कब बंद होगा, कब बंद होगा बताइए। जब न्यूट्रल सेक्शन क्रॉस करेंगे या फिर लोकोमोटिव कभी कभी देखते होंगे हावड़ा एंड सिकालका एंड या कहीं भी होता है ना, अब इधर तक गए दूसरा डायरेक्शन चेंज होगा ट्रेन की, तो उस कंडीशन में कुछ देर के लिए आपका मोबाइल चार्जिंग सॉकेट्स भी ऑफ रहेगा और जो पंप जो है वो भी बंद ही रहेगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो पंप यदि आप उस समय कहीं बाथरूम या वॉशरूम, ऐसे तो बोला गया है जो प्लेटफॉर्म पर जब या स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है उस समय टॉयलेट का यूज़ मत करें, लेकिन यदि कर रहे हैं तो उस कंडीशन में पानी का या तो प्रेशर कम मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि पंप जो है उस कंडीशन में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 3 फेज सप्लाई चाहिए और पावर तो उस समय है ही नहीं। ओके, और क्या एक सप्लाई बंद रहता है आप देखते होंगे, जो कि मोबाइल चार्जिंग है या लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट्स है वो भी इस कंडीशन में ऑफ हो जाता है, क्योंकि पावर ही नहीं है, होटल लोड सप्लाई ही नहीं है। हाँ, उस कंडीशन में यदि पावर कार्ड चार्ज कर दे उतने देर के लिए तो फिर आपको सप्लाई मिल सकता है, लेकिन इतना करने वाला कोई नहीं है, करता नहीं है। और जनरली 10 से 15 मिनट में तो ट्रेन खुल भी जाती है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। डिस्प्ले यूनिट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर, स्पेस फॉर द मेन कॉन्टेक्टर्स, इमरजेंसी बैटरी चार्जर। ये पहले वर्जन का LHB कोच है, अभी क्या है अंडरस्लंग में कर दिया है EBC कम RBC 4.5 kVA का, तो ये है। और ये डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस जिसमें कि देख रहे हैं 0 और 1 पोजीशन है। 0 में जैसे ही रखेंगे तो जो भी रेसिडुअल इलेक्ट्रिसिटी है वो भी अर्थ हो जाएगा। अब स्विच बोर्ड विथ टॉप राइट डोर ओपन, ये केबल्स LS केबल का पाथ है, केबल डक्ट तरह एक तरह से बोल सकते हैं, जितने के केबल जो है इसी के नीचे से क्रॉस करता है। वाइड बैंड कॉन्टेक्टर्स, इंसुलेशन मॉनिटरिंग डिवाइस जो कि इंसुलेशन में मेजर करता है कि हेल्दी है या नहीं है, और इसके लिए ग्लोइंग लैंप है, येलो है, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का है और डीप
रेड है। तो ये इंडिकेट करता है जो इंसुलेशन का कंडीशन क्या है, कितना हेल्दी है। हाई लाइफ 1000 वोल्ट insulation fuses inside few of the control panel, MCBs for the lighting and the pump sanitary equipment, anti-skid device and case clamp connectors for 109G vibration, microprocessor AC controller। ये इसका डिफरेंट डिफरेंट मेक है, जैसे HFG है, अमित इंजीनियर्स है, सिटवाल है, and DS and E device, disconnecting and earthing device, DS and E device. This is a switch. Switch is in off position, makes coach circuit earth for safe working. Feeder supply is isolated in this condition, and during off position, only emergency light will work. Insulation monitoring AC side. Insulation measuring device monitor the insulation of unearthed AC and three-phase mains. In this system, for measuring DC voltage is created in the device through the terminal clamps. The positive pole is applied to the main which is to be monitored, and negative pole is applied to earth through an electrical measuring circuit। ठीक है। So the terminal are permanently monitored as ohmic insulation resistance falls below 30 kilo ohms, failure between mains and earth। तो यदि 30 किलो ओम से कम रेजिस्टेंस है, उस समय जो एलईडी ग्लो लैंप है उसका वो फ्लैश करेगा, और ये इंडिकेट करता है फेल्योर बिटवीन मेंस एंड अर्थ। To measure insulation at DC side, the push button near voltmeter as to be pressed. If the needle come to 0 means insulation value is okay। यदि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, 0 मीन्स इंसुलेशन वैल्यू इज ओके, और यदि डिफ्लेक्शन हो रहा है प्रेस करने से पुश बटन, तो समझ जाइए इंसुलेशन वीक है। ऑनलाइन इंसुलेशन मॉनिटरिंग, ये बैटरी चार्ज फ्लोट, बैटरी चार्ज बूस्ट, इंसुलेशन फेल्योर 110 वोल्ट एसी साइड, इंसुलेशन फेल्योर 415 वोल्ट एसी, स्पेयर एंटी स्किड डिवाइस डिफेक्ट। देखिए, जब यदि डीसी निगेटिव साइड में इंसुलेशन टेस्ट करते हैं तो क्या है, ये पॉजिटिव साइड जो है परमानेंटली कनेक्टेड है मीटर से, और जो निगेटिव है उसको प्रेस करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों चाहिए ना वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो उस कंडीशन में यदि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है मीन्स इंसुलेशन वैल्यू इज ओके, and if there is some deflection or deviation, then then there may be the weak of insulation यदि डिफ्लेक्शन देता है तो। हंड्रेड टेन वोल्ट डीसी वोल्टेज लेवल भी यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डीसी में भी है। जैसे कि डीसी में कितना वोल्टेज मिलेगा, 110 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी। 24 वोल्ट डीसी कैसे मिलेगा, इसके लिए है डीसी डीसी कन्वर्टर, जो कि 110 वोल्ट डीसी से 24 वोल्ट डीसी आउटपुट देता है। तो ये 2 डीसी डीसी कन्वर्टर यूज्ड इनसाइड द कोच। दिस कन्वर्ट्स 110 वोल्ट डीसी टू 24 वोल्ट डीसी। S1A8 used for RMQ microprocessor control and HP LP cutout। ठीक है।
जो माइक्रो प्रोसेसर है वो भी वर्क करता है मेरा कितना पर 24 वोल्ट डीसी पर, लेकिन सप्लाई देते हैं उसको 110 वोल्ट। तो ये कैसे होता है, उसके लिए डीसी डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है। S1U2 used for sanitary circuit, लोकल मेन सप्लाई सिस्टम के लिए जो सप्लाई वोल्टेज चाहिए रिले को या इंटरलॉकिंग सिस्टम को, दैट इज आल्सो 24 वोल्ट सप्लाई डीसी। एंड टीएल रिमोट कंट्रोल ट्रेन लाइट, यहाँ पर भी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है बताएं। आगे बढ़ें या किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन? ठीक है। अब इसके बाद है मिनिमम वोल्टेज रिले MVR, एंड दिस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट बैटरी फ्रॉम डीप डिस्चार्ज। होता क्या है, जैसे आरबीसी के इनपुट साइड में लगा हुआ है फ्यूज, ठीक है। अब उसका फ्यूज यदि चला जाएगा तो आरबीसी आउटपुट ही नहीं देगा। तो आरबीसी आउटपुट जो नहीं देगा 115 वोल्ट और 120 वोल्ट डीसी, तो बैटरी चार्ज ही नहीं होगा। अब बैटरी चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होते होते धीरे धीरे वो कंप्लीट एग्जॉस्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही वोल्टेज 104 वोल्ट से नीचे आ गया तो बजर बजता है, और बहुत से लाइट फिटिंग्स का या फिर और बहुत डिवाइस है जिसका कि रेंज है इतने वोल्टेज से इतने वोल्टेज के बीच ये सेफली वर्क करेगा। लेकिन उससे यदि कम हो गया तो फ्लिकर करने लगता है। लाइट भी देखते होंगे कभी, एलईडी लाइट फ्लिकर करने लगता है, ठीक है। वो क्यों करता है, उसको एडिक्वेट वोल्टेज जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये है। तो लाइट सब तो ठीक है, उसका रेंज लंबा रहता है, 90 वोल्ट से 140 वोल्ट डीसी के बीच काम करेगा। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर है एसी ऑपरेशन के लिए, उसमें वोल्टेज कम रहेगा तो क्या है, पावर सप्लाई अवेलेबल रहने के बाद भी एसी सिस्टम काम नहीं करेगा। अब एसी काम नहीं करेगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। एलएचबी कोच में एसी का चलना कितना मस्त है, क्योंकि और उसमें ब्रैकेट फैन भी नहीं है, डक्ट जो है परफोरेटेड डक्ट है। और आईसीएफ कोच में यदि एसी कुछ गड़बड़ हो गया तो टॉलरेबल है थोड़ा सा टाइम के लिए, कारण गेट खोल देगा और ब्रैकेट फैन लगा हुआ है जिससे कुछ राहत होगी। लेकिन एलएचबी कोच में तो ऐसा भी नहीं है। एसी फेल मीन्स सब कुछ फेल, पैसेंजर जो है भागना शुरू कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर लगा हुआ है प्रोटेक्टिव डिवाइस है एक, जो कि बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाता है। जैसे ही 110 वोल्ट 104 वोल्ट सप्लाई आ गया तो आरबीसी तो बंद है ही, ऑटोमेटिक लोड चला जाएगा ईबीसी पर। अब ईबीसी से जो है 110 वोल्ट का जो बैटरी है वो भी चार्ज होगा, और जितना भी 110 वोल्ट डीसी का कनेक्टेड लोड है उसको भी सप्लाई आरबीसी ईबीसी के आउटपुट से मिलेगा। तो ये है एमवीआर का मिनिमम वोल्टेज रिले का वर्क है। ये पंप कंट्रोलर, लेमिनेटेड पंप स्टेटस डिस्प्ले फ्रंट व्यू, और ये है रियर व्यू। माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड पंप कंट्रोलर RDSO PE SPEC AC 0022 REV 0 ambient 1, तो ऑटोमेटिकली चेंज ओवर फ्रॉम वन पंप टू अदर पंप
पीरियड ऑफ 4 आवर्स। ये 4 आवर्स के ड्यूटी साइकिल पर वर्क करता है और इसका ऑटो पोजीशन है और मैनुअल पोजीशन है। तो ऑटो पोजीशन में जैसे ही डालेंगे इसको तो टाइम डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा और वो टाइम किसका है, जो इतने देर से जो भी पंप चल रही है, पंप चल रही है, ठीक है। अब उसके बाद यदि 3 आवर्स 45 मिनट्स है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं आफ्टर 15 मिनट्स सेकेंड पंप विल स्टार्ट। आप खुद ही समझ सकते हैं और देखिएगा, यदि वेट करेंगे या कभी आप 3:55 में देख रहे हैं कोई पंप को, तो 5 मिनट्स के बाद दूसरा पंप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और पहला वाला बंद हो जाएगा। तो ये है 4 आवर्स के ड्यूटी साइकिल पर ये ऑटोमेटिक वर्क करता है पंप मैनुअल पोजीशन, ऑटो पोजीशन में। Failure of one pump top, the controller will switch over to the other pump. Pump operation will indicated in indication panel. पंप कंट्रोलर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए कंट्रोलर में ही इंडिकेशन लाइट जलता है, ठीक है। अब है मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले। चेक वेदर ऑल 3 phases are present, correct phase sequence, 3 phase over and under voltage, over and under frequency, unbalanced voltage। ये सभी इंश्योर करता है एमएमआर। क्या क्या है, सभी 3 फेज है कि नहीं है, कोई एक फेज तो ऑट नहीं है, करेक्ट फेज सीक्वेंस आर वाई बी है तो आर वाई बी ही है, बी वाई आर तो नहीं है। बी वाई आर होने से क्या होगा, जो रोटेशन है वो 3 फेज मोटर का वो उल्टा हो जाएगा। 3 फेज ओवर एंड अंडर वोल्टेज, ओवर एंड अंडर फ्रीक्वेंसी, अनबैलेंस वोल्टेज। एडवांटेज क्या है एमएमआर का, सेपरेटली एडजस्टेबल सेट पॉइंट्स, separately adjustable delay functions 0.1 to 30 seconds, LED indication for relays, alarm and power supply on। ठीक है, तो ये एडवांटेज है एमएमआर का। अब देखिए मॉडिफिकेशन इन द स्विच बोर्ड कैबिनेट, मैनुअल बाईपास और द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, जितने भी सेंसर लगे हुए हैं, एलएचबी कोच में कितने सेंसर लगे हुए रहते हैं, एनीवन कैन से? ये बहुत आसान सा सवाल है, बताएं कोई। कितने सेंसर लगे हुए रहते हैं एलएचबी कोच में? कितने सेंसर्स लगे हुए हैं? सर दोनों ट्रॉलियों पे एक एक, हाँ, दोनों ट्रॉलियों पे एक एक। कितने सेंसर? सेवन सेंसर्स लगे हुए रहते हैं। सेवन सेंसर्स में क्या क्या है, एक दो फ्रेश एयर सेंसर है, दो रिटर्न एयर सेंसर है और दो सप्लाई एयर सेंसर है और एक एग्रोस्टेट है जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को सेंस करता है, ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो
सुनिए वो पार्टिसिपेंट्स देखने लगे और उसके बाद ये देख रहे हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट दिखा रहा है। ये देखिए तो there are provision of 7 sensors in LHB coach, 2 fresh air sensor, 2 return air sensor and 2 supply air sensor और 1 हाइड्रोस्टेट जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो 40% से 60% के बीच में है वही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 60% से यदि ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या है, एक हीटर और एक ब्लोअर और एक हीटर और एक कंप्रेसर जो है अपना फुल ड्यूटी साइकिल पर वर्क करेगा और तब तक वर्क करेगा जब तक कि 60% RH ना आ जाए। ठीक है, तो यही है 7 सेंसर्स में यदि हाइड्रोस्टेट काम नहीं कर रहा है उस कंडीशन में क्या होगा, ये मेल फंक्शन करेगा RM माइक्रो प्रोसेसर। तो उस कंडीशन में तो ये है, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को बाईपास करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर बाईपास स्विच लगा हुआ है, 2 है माइक्रो प्रोसेसर बाईपास स्विच। तो प्लांट को 2 RMPU के लिए, ठीक है। यदि बाईपास नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में कंप्रेसर नहीं चलेगा मेरा, केवल ब्लोअर चलेगा। तो इसीलिए बाईपास का प्रोविजन भी रखा गया है। ये मॉडिफिकेशन है मैनुअल बाईपास फॉर द माइक्रो प्रोसेसर, इमरजेंसी बैटरी चार्जर इन प्लेस ऑफ रेगुलेटेड बैटरी चार्जर। रेगुलेटेड बैटरी चार्जर का PCB जो IGBT कार्ड होता था वो जनरली डिफेक्टिव हो जाया करता था, तो उसके लिए जो RDSO है उन्होंने बोला RBC की जगह भी EBC आना चाहिए। अब EBC भी हट करके जो RBC और EBC का कंबाइंड फीचर है वो आ गया है और वो अंडरस्लंग है 4.5 kVA का EBC कम RBC। तो MCBs एट आउटपुट ऑफ द RMPU माइक्रो प्रोसेसर। अब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर खुद ही डिसाइड करता है जो कौन सा कंप्रेसर चलेगा कौन बंद होगा। उसके बावजूद भी आउटपुट में माइक्रो प्रोसेसर का लगा हुआ है MCB। माइक्रो प्रोसेसर तो खुद डिसाइड करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यदि मैनुअली ऑफ करना है MCB से तो वो भी उसका भी प्रोविजन रखा गया है आउटपुट साइड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। लूप आउट इन प्लेस ऑफ MCB कॉम्बिनेशन। अब क्या है, कोई भी चीज़ को एक साथ बंद कर देना और उसको स्प्लिट करके बंद कर देना, उससे क्या होगा, वोल्टेज स्पाइक्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, सिस्टम को हेल्दी रखा जा सकता है। तो इसीलिए जितने भी स्विचिंग अरेंजमेंट है वो स्प्लिट कर दिया गया है MCB कॉम्बिनेशन की जगह। तो प्रोविजन ऑफ MCBs फॉर कैपेसिटर बैंक। जो कैपेसिटर बैंक है इंडक्टिव लोड को कंपेंसेट करने के लिए, तो कैपेसिटर बैंक अंडर फ्रेम में है लेकिन उसका MCBs जो है वो स्विच बोर्ड कैबिनेट में है, तो इसका भी MCB का प्रोविजन है। एडिशनल MCBs फॉर 5 kVA ट्रांसफार्मर फॉर मोबाइल चार्जिंग और लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट्स। तो MCBs एक है 5 kVA ट्रांसफार्मर का स्विच बोर्ड कैबिनेट में, जिसका केवल यूज है, MCB का यूज तो ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए है, लेकिन ये सॉकेट्स जो है केवल
लैपटॉप चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग और सेवर्स एंड ट्रिमर्स के लिए ये सप्लाई है 5 केवीए ट्रांसफार्मर का आउटपुट सप्लाई 110 वोल्ट एसी। प्रोविजन ऑफ एचओजी कंप्लायंस इक्विपमेंट। एचओजी कंप्लायंस इक्विपमेंट क्या क्या है, जैसे 100 वीए और 200 वीए का ट्रांसफार्मर, आरसी फिल्टर, ये सब का भी प्रोविजन है अब एलएचबी कोच में। मैनुअल बाईपास और माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पर देखिए राउंड किया हुआ है रेड से, सर्कल से, तो ये दोनों ही स्विच बाईपास है, माइक्रो प्रोसेसर बाईपास। यदि बाईपास नहीं करेंगे और एक भी सेंसर मेरा डिफेक्टिव है, उस कंडीशन में केवल ब्लोअर चलेगा लेकिन कंप्रेसर चलेगा ही नहीं, कंडेंसर चलेगा ही नहीं, तो कूलिंग इफेक्ट मिलेगा नहीं कोच में। तो इन दिस कंडीशन वी विल हैव टू change the position from auto to manual position of microprocessor. Provision as per RDSO instruction for bypassing the microprocessor in case of failure. SMI sheet number RDSO PEMS AC 0057 REV0. So, emergency battery charger in place of regulated battery charger. उसके बाद MCBs at output of the RMPU माइक्रोप्रोसेसर। यहाँ देखिए माइक्रो प्रोसेसर है और उसके आउटपुट में MCB लगा हुआ है। यदि MCB नहीं भी रहेगा तो ये अलग अलग लीड किसके लिए है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए, जैसे कंप्रेसर के लिए, ब्लोअर के लिए, कंडेंसर फैन मोटर के लिए, हीटर के लिए, तो ये सभी है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर MCB भी लगा हुआ है। ये भले सिग्नल दे रहा है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, लेकिन यहाँ से भी आप मैनुअली ऑफ कर सकते हैं MCB के द्वारा। MCBs फॉर कैपेसिटर बैंक, ये कैपेसिटर बैंक अंडर स्लंग में है लेकिन उसका MCB लगा हुआ ऊपर में। क्यों लगा हुआ है? ये है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। Capacitor bank in EOG AC coaches. Electrical load in AC EOG coaches is predominantly reactive in nature. Study and trials have revealed that power factor in AC coaches varies from 0.5 to 0.7, lagging under different load conditions. Fixed power compensation by providing capacitor banks at load-in. Accordingly, underslung capacitor banks of 18 kVAR for LHB AC coaches and 10 kVAR for LHB power car were designed to provide reactive load compensation. क्या है, 0.5 से 0.7 पावर फैक्टर ही है इसका। जो एयर कंडीशन कोच है, एयर कंडीशनिंग लोड है, तो नेचुरल है इसका पावर फैक्टर काफ़ी कम है, तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए पावर कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है कोच के अंडर स्लंग में, और इसका MCB ऊपर में है, वो तो आपने देख ही लिया पहले। तो इससे क्या है, कैपेसिटर बैंक लगाने से आप 2 कोच जो है एडिशनल लगा सकते हैं इलेक्ट्रिकली, ठीक है। जैसे 22 कोच है या इवन 23 कोच है, तो आप 25 कोच जो है 2 कोच जो है आप एडिशनल लगा सकते हैं इलेक्ट्रिकली। यदि सिग्नलिंग टेरिटरी एलो करे तो आपको इलेक्ट्रिकल साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपेसिटर बैंक लगा दिए हैं तो इतना ज़्यादा आपको करंट सेव होता है, पावर सेव होता है। HOG कंप्लायंट स्विच बोर्ड कैबिनेट, ये LHB EOG कोच में RC फिल्टर की कोई ज़रूरत नहीं है और 100 VA ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो HOG कंप्लायंट LHB है जिसमें कि होटल लोड का प्रोविज़न है, तो उसमें ये सब इक्विपमेंट लगा हुआ होना चाहिए, RC फिल्टर एंड कंट्रोल ट्रांसफार्मर
roof mounted AC package unit, AC system, roof mounted AC package unit, ये कंडेंसर फैन मोटर, एयर इनटेक फॉर द कंडेंसर फैंस, ये एटमॉस्फेयर से एयर सक करके फिर ये फैन मोटर जो है ये ओपन एटमॉस्फेयर में इजेक्ट करता है, यहाँ पर भी हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो RMPU modular corrosionless stainless steel riveted structure, bottom closed, microprocessor control with RS-232 port with fault diagnostics and data acquisition system, multi-pin power and control connections by Harting connectors। ये पावर सप्लाई जो है और कंट्रोल सप्लाई के लिए क्या है, हार्टिंग कनेक्टर लगा हुआ है ऊपर में, जो RMPU है उसमें। ठीक है, 4 कनेक्शन है, 2 है पावर सप्लाई के लिए, 2 कंट्रोल सप्लाई के लिए, हार्टिंग कनेक्टर। और हार्टिंग कनेक्टर लगा देने के बाद जो सीलेंट है उससे हम सील कर देते हैं, ताकि जो रेन वाटर है उसके कारण कहीं हार्टिंग में वाटर इंग्रेस ना हो जाए, क्योंकि वाटर जो है बिजली का दुश्मन है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसीलिए यदि कभी हार्टिंग कनेक्टर खोलें भी तो ये ध्यान रहना चाहिए, फिर यदि उसको लगाएं तो उसको सीलेंट लगाना नहीं भूलें, कारण किसी भी तरह से उसमें वाटर इंग्रेस ना हो। राइट। Roof mounted AC package unit, humidity control through hygrostat, bottom closed and sealed unit with return and fresh air filter, cleaning from top of the coach, automatic temperature setting based on ambient and switch over to pre-cooling heating mode, compressor placement। ये कन्वेंशनल कोच जो था उसमें डायगोनली लगा हुआ था कंप्रेसर, एक RMPU में 2 कंप्रेसर रहता है ना, तो एक इस एंड में है तो एक इस एंड में रहता था। लेकिन अभी जो LHB कोच है उसमें भी लेटेस्ट वर्जन जो है उसमें दोनों कंप्रेसर जो है एक दूसरे के एडजेसेंट है, एकदम अगल बगल है, और उसके बगल में रहता है उसका एक्यूमुलेटर, उसके बाद डिफरेंट कॉपर पाइपिंग एंड इट्स वाल्व। ओके, जैसे कंप्रेसर, कॉपर रेफ्रिजरेंट पाइपिंग जिससे कि रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, सर्वो मोटर कंट्रोल फ्रेश एयर डैम्पर्स, ये अभी नहीं है सिस्टम में, ये ऑब्सोलेट हो गया है सिस्टम में। तो लेकिन जो ओल्ड LHB है उसमें हो सकता है मिलेगा अभी भी ये। तो ये है फ्रेश एयर डैम्पर, और फ्रेश एयर डैम्पर इज ऑपरेटेड विथ सर्वो मोटर and this servo motor is operated with 24 volt DC supply। 24 volt DC supply कैसे मिलेगा, 110 volt by 24 volt DC DC कन्वर्टर। और ये भी माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे कंपार्टमेंट का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, उस कंडीशन में सर्वो मोटर ये फ्लैप जो है फ्रेश एयर का इनटेक, फ्रेश एयर जो है वो 100% क्लोज हो जाएगा और 100% रिसाइकल्ड एयर जो है काम करेगा उस समय। ठीक है, और ये चारों कंप्रेसर चलेगा, और ये तब तक ऐसा रहेगा सिचुएशन जब तक कि टेम्परेचर जो है नॉर्मल 23-25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जो है वहाँ नहीं आ जाए। उसके बाद हीटिंग और कूलिंग जो भी है डिजायर्ड कंडीशन वो होगा, चलेगा। उसी ढंग से विंटर में यदि 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया है, उस कंडीशन में भी जो फ्रेश एयर डैम्पर है वो 100% क्लोज हो जाएगा और हीटर चलेगा, और जो 18 डिग्री और 19 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ सेटिंग के बाद फिर हीटर ऑफ हो जाएगा और फिर हीटिंग और कूलिंग जो रिक्वायर्ड है वो चलेगा। तो यही है बेलिमो मोटर। ये इम्पोर्टेड मोटर है, काफ़ी महंगा है, और इसीलिए अब ये सिस्टम में है भी नहीं। महंगाई के साथ साथ जो है ये ड्रॉबैक तो बहुत ज़्यादा नहीं था इस सिस्टम में, लेकिन ये देखिए यहाँ पर पानी जमा हो जाने के कारण ये मोटर जलता बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इसका लोकेशन ही कुछ ऐसा ही है। रिटर्न और फ्रेश एयर का जो मिक्स चैम्बर है
वहीं पर इसका लोकेशन है। AC पैकेज माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर, केस क्लैंप कनेक्टर्स। ये AC पैकेज माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर ये डिफरेंट मेक का है, जैसे HFG हुआ, सिडवाल, अमित इंजीनियर्स, इनटेक। तो ये सारा मेक है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर का। डिस्प्ले यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, one display unit for AC control. For one display unit for each control unit is mounted on the left door of the control panel. The control display unit functions as an interface between operator and system. Display unit have necessary keys for the purpose. The following functions are possible through keyboard: setting of time, date, train number and RMQ number, clearing of the fault on display, viewing of the stored faults, display of digital inputs and outputs, display of status of the system। ये सभी फीचर्स जो है या सभी डिस्प्ले जो है ये आएगा वन बाय वन, तो आप देख सकते हैं। सेटिंग वेरियस पैरामीटर्स फॉर कंट्रोल कंट्रोलर बाय मेंटेनेंस स्टाफ। कोच वायरिंग, अब देखिए साइड वाल 3 AC 3 टियर का वायरिंग, जिसमें एक्चुअल में जो इसका एंड पॉइंट है जहाँ से रिसीविंग पॉइंट है, ये हर हमेशा स्विच बोर्ड कैबिनेट से ही सप्लाई जाएगा सब जगह। मेन खजाना जो है स्विच बोर्ड कैबिनेट है, और उसके बाद या तो लाइट फिटिंग्स में जाए, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट्स में जाए या फिर RMQ में जाए, ये सभी यहाँ से ही सप्लाई जाएगा। मेन जंक्शन हो गया स्विच बोर्ड कैबिनेट, साइड वाल AC 3 टियर और वागो कनेक्टर्स फॉर कंपार्टमेंट, conduits from SVC in switchboard cabinet end। ये ऊपर में PVC कंडूट ही रहता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक बीम इरेडिएटेड केबल है वो क्रॉस करता है। ये ट्रफ कंडूट्स फॉर थ्रू कंडूट्स फॉर AC वायरिंग, स्पेस फॉर स्विचेज। देखते हैं कटिंग किया हुआ स्विच फिट करने के लिए। 60 kVA transformer type epoxy coated encapsulated waterproof winding, new design with dry type winding without fuses, RDSO modification sheet, rating 3 phase 50 Hz 60 kVA 750 volt by 415 volt, insulation class H, natural air cooled, weight 415 kg maximum, degree of protection IP65, terminal box and winding का जो ग्रेडिंग है प्रोटेक्शन का दैट इज IP यानी इंग्रेस प्रोटेक्शन 65। LHB AC कोच हॉट बकेट कोच, स्पेक नंबर EDTS 118। ये कितना कनेक्टेड लोड हो गया पेंट्री कार का, ये पेंट्री लोड जो है एक्चुअल में वो दैट इज 27.575 किलो। अलग अलग मतलब दो ट्रांसफार्मर है, यूज जो है इस ढंग से है जैसे कि एक ट्रांसफार्मर से एक RMPU और उसी ट्रांसफार्मर से हाफ पेंट्री इक्विपमेंट्स, फिर दूसरा ट्रांसफार्मर से हाफ पेंट्री इक्विपमेंट्स और एक RMPU। उसके अलावा लाइट तो पहले AC से था, उस समय किसी एक ही ट्रांसफार्मर से लाइट आएगा तो उसके लिए एक चेंज ओवर स्विच लगा हुआ था, सो दैट lighting load will be either from ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2। ये है पेंट्री कार का। इसके अलावा AC2, AC3 और AC फर्स्ट में भी पेंट्री का प्रोविजन है जिसको बोलते हैं मिनी पेंट्री। तो उसमें भी आप देख सकते हैं जो हॉट ग्रिल है, हॉट केस है, वाटर बॉयलर है।
एसी हॉट बफेट कोच में क्या क्या इक्विपमेंट्स है? चिमनी, रेफ्रिजरेटर, हॉट प्लेट, हॉट वाटर बॉयलर, डीप फ्रीजर, स्टोरेज बिन एक्सेट्रा. एसी buffet coach pantry chimney. Existing chimney has been revised with exhaust type chimney with hot air goes out to the coach. पहले क्या था, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ नहीं था, ये चिमनी लगा हुआ जरूर था, लेकिन अब क्या है कि एग्जॉस्ट फैन लग गया है उसके ऊपर में, जो कि स्मोक्स और फ्यूम्स को सक करके डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में भेज देता है. तो इसके कारण ना कोई सफोकेशन होगा और जो हाइजीन है, क्लीनलीनेस है, वो भी मेंटेन रहता है और आग लगने की संभावना भी काफ़ी लिस्ट बनी रहती है, मैंने बिल्कुल नेग्लिजिबल है, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन से जो स्मोक्स और फ्यूम्स है वो बाहर निकाल दिया जाता है. इंटर व्हीकल कपलर फिक्सर ZS कपलिंग. These are used for connecting electrical feeder cables between coaches. One ZS coupling fixture set consists of the following main assemblies: coupling receptacle with leads, coupling plug with connecting cables, dummy receptacle for receiving the free plug. तो ये है IV coupler fixture. As two three-phase system are installed in coaches, two coupling fixtures are used for per vehicle. The contact system consists of several spring pressure. ये क्या है, इसमें मेल और फीमेल दो पार्ट्स है. जो जो मेल पार्ट्स है उसको IVC प्लग बोलते हैं और जो फीमेल पार्ट्स है उसको IV रैचेट बोलते हैं. रैचेट में पिन लगा हुआ रहता है. रैचेट में क्या रहता है, पिन लगा हुआ जो कि टिप्ड है, एजी और कॉपर टिप्ड है, जो कि स्प्रिंग प्रेशर रहता है उसमें, ठीक है. वही प्रेशर यदि कम हो गया तो देखेंगे कि फ्लैशिंग का साइन रहता है उसमें, और वही फ्लैशिंग धीरे धीरे होते होते वो जल जाता है. कॉन्टैक्ट उसका जो उसके अंदर में केबल के साथ जो कनेक्टेड है टिप, वो जल जाता है. तो फिर उसको या तो सैंड पेपर से, एमरी पेपर से क्लीन करके फिर लगाने की ज़रूरत है. लेकिन यदि प्रेशर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है, उस कंडीशन में जो रैचेट है या कपलर है वो आपको रिप्लेस ही करना होगा. 400 एम्पियर्स ये ओल्ड वाला है. अब तो 500 एम्पियर्स का इंटरव्हीकल कपलर आ गया है और रैचेट आ गया है. IVC प्लग, जंक्शन बॉक्स, फ्लेक्सिबल कंडक्ट. IVC प्लग देखिए इसमें 5 जो है मोटे पिन है, जिसमें कि RYB पिन है, रेड येलो ब्लू, और दो जो है, एक है न्यूट्रल के लिए और एक है अर्थ के लिए. ठीक है, और दो पिन जो है ये है C1 C2 के लिए, ये सेफ्टी लूप के लिए है. सेफ्टी लूप क्या है, जो कहीं यदि ट्रेन पार्ट कर गई या कुछ भी कोई कपलर काट दिया है इसी का, मतलब IV कपलर, उस कंडीशन में जो है ये जो पावर कार में है वहाँ इंफॉर्मेशन हो जाएगा सेफ्टी लूप के थ्रू. IV सॉकेट विथ रैचेट असेंबली, ये सिल्वर और कैडमियम टिप्ड कॉन्टैक्ट्स है इसका. लिमिट स्विच, ये लिमिट स्विच है. रैचेट असेंबली फॉर होल्डिंग द प्लग. डमी सॉकेट्स, ये भी बिल्कुल रैचेट ही है, लेकिन इसमें कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट्स नहीं है, ये डमी सॉकेट है. ये भी फीमेल पार्ट्स है और डमी सॉकेट्स है, और केवल दो पिन है C1 और C2. C1 और C2 को ये शॉर्ट सर्किट करता है, जो कि कंटिन्यूटी दिखाता है कि मतलब कोई ट्रेन पार्ट नहीं है. अब कोई हैंगिंग कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए इसको यहाँ पर माउंट कर देते हैं. ये फीडर जंक्शन बॉक्स है, जिसमें कि फीडर कॉन्ट्रैक्टर है, केबल लगे हुए हैं, RYB, न्यूट्रल एंड अर्थ. ये अर्थ है, ग्रीन वाला हर हमेशा अर्थ को इंडिकेट करता है, और जो सबसे मोटा वाला है वो न्यूट्रल है. मोटा वाला नहीं, मतलब एक न्यूट्रल लिखा हुआ है, RYB और न्यूट्रल. 500 एम्पियर इंटर व्हीकल कपलर IVC विथ जंक्शन बॉक्स.
ये देखिए इसका कलर कोड भी है, ब्लू कलर का जितना भी आईवीसी या रैचेट है उसको आप समझ जाइए, ये 500 एम्पियर का था, ठीक है। और दिस इज लाइट फिटिंग्स, और लाइट फिटिंग्स मतलब एलईडी लाइट के ऊपर जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं डिफ्यूजर। डिफ्यूजर क्यों लगा हुआ रहता है? फॉर स्प्रेडिंग द लाइट थ्रू आउट द कंपार्टमेंट, तो इसीलिए। और ग्लेयरिंग, यदि डिफ्यूजर नहीं रहेगा तो लाइट तो कितना बिखरेगा वो तो बाद में समझते हैं, सबसे पहले आँख पर ग्लेयरिंग आएगा, दैट इज नॉट वेरी गुड थिंग, क्योंकि आँख खराब हो सकता है उससे। कंपार्टमेंट लाइट इनसाइड ट्यूब, ये सेंटर रिबन फिटिंग्स, इनकेंडेसेंट लैंप, अब तो इनकेंडेसेंट लैंप नहीं है, उसकी जगह एलईडी लाइट आ गया 100%। एसी डक्ट पैनलिंग, ये परफोरेटेड डक्ट है। डिफ्यूजर प्रोफाइल विथ सेल्फ क्लैंपिंग अरेंजमेंट, पॉलीकार्बोनेट का ये डिफ्यूजर है लगा हुआ। और एंटी डस्ट एंड वाइब्रेशन फोम इंसर्ट्स, ये जहाँ लगा हुआ रहता है ये इसमें फोम लगा हुआ है, क्यों? लर्चिंग और हंटिंग के कारण ये आवाज़ नहीं करे, ये शॉक एब्जॉर्बर टाइप का नहीं होता बिल्कुल, यहाँ पर भी जो फिटिंग्स है वो आवाज़ नहीं करे, इसीलिए ये ऐसा सिस्टम। ये रीडिंग लाइट्स में हैलोजन लैंप, अब रीडिंग लाइट्स में भी हैलोजन लैंप की जगह एलईडी लैंप ही है, और वो वार्म वाइट कलर का एलईडी लैंप है। फोकस एडजस्टमेंट स्क्रू। थैंक्स। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन सर?